जाते हैं और ये देश की सरकारें जश्न मना रही हैं, राजनीतिक पार्टियां उनमें शरीक हैं। मैं मानता हूं कि ये सब के सब एक साजिश के साथ पूरे देश को गुलाम बनाने में जुटे हुए हैं। और जिस तरह से उस जमाने में टैगोर खानदान और टैगोर जैसे हजारों खानदान होते होंगे जो अंग्रेजों का गान करते होंगे, अंग्रेजों की स्तुतियां गाते होंगे, वैसे लोगों की आज भी इस देश में कमी नहीं है। जिनको अंग्रेजों से कुछ मिलता था, जिनको अंग्रेजी सरकारों से कुछ मिलता था, जिनको लालच रहता था कि अंग्रेजी सरकार का गुणगान करेंगे तो हमको भी राय बहादुरी मिल जाएगी, ऐसे लोगों की आज भी इस देश में कमी नहीं। जो गान गाएंगे विदेशी कंपनियों के, जो गान गाएंगे महारानी के, और ये सिद्ध करेंगे कि महारानी की हिंदुस्तान की यात्रा बहुत जरूरी थी, ऐसा भी कहने वालों की कमी नहीं। लेकिन ये तो आपको अपने विवेक से तय करना होगा, आपको अपनी बुद्धि और विवेक दोनों का इस्तेमाल करके तय करना पड़ेगा कि कौन इस देश के हित चिंतक है और कौन इस देश के वैसे ही द्रोही हैं जैसा द्रोह कभी टैगोर खानदान ने इस देश में किया। और मैं मानता हूं कि इस देश में वो गुलामी का गीत आज भी गाया जाता है तो वो बार बार याद दिलाता है जॉर्ज पंचम। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि कभी भी जनगण मन जैसा वाहियात गीत न गाएं। और आपको एक दूसरी बात और बता दूं कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में बाकायदा तय हो गया था कि ये जनगण मन वाला गीत हटा दिया जाएगा, ये रखा नहीं जाएगा। लेकिन बाद में धोखे से आजादी के समय इस देश में ऐसा गठबंधन चला कि वो जनगण मन वाला गीत ही इस देश का राष्ट्रीय गीत इन्होंने बना दिया। और आप सोचिए कि गुलामी के प्रतीक उस गीत को हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गीत बनाने में समय नहीं लगा, लेकिन वंदे मातरम जैसे गीत को हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गीत माना जाए इसमें 50 साल लग गए, तब जाके अभी स्वीकार हुआ। ये देश कैसी गुलामी में फंसा हुआ है उसका एक नमूना आप देख सकते हैं। गुलामी शरीर से नहीं होती, गुलामी मन की होती है। शरीर की गुलामी तो ज्यादा खतरनाक नहीं होती, वो आज है कल नहीं रहेगी, परसों चली जाएगी। लेकिन ये जो मन की गुलामी आ जाती है ये पीढ़ियों दर पीढ़ियां चलती चली जाती है, ये खत्म नहीं होती जल्दी। और उस मानसिक गुलामी का ही प्रतीक है इस देश में आज भी जनगण मन का गाया जाना। और हिंदुस्तान में मानसिक गुलामी का ही दूसरा प्रतीक है कि आजादी के 50 साल के बाद वंदे मातरम का हिंदुस्तान में राष्ट्रीय गीत जैसे स्थान पर आना, ये मानसिक गुलामी के ही प्रतीक है। ये तो आजादी के तुरंत बाद हो जाना चाहिए था वंदे मातरम वाला गीत, लेकिन आजादी के तुरंत बाद हो नहीं पाया। और उसके लिए 50 तरह के तर्क उस समय की सरकार ने जुटाए थे। शायद आज भी वही तर्क हिंदुस्तान की सरकारें जुटाती जो तर्क उस जमाने में दिए जाते। इसलिए मेरा दिल बहुत दुखी है कि कैसे होगा इस देश में, क्या होगा अगले 5 साल। अगर ऐसे ही मौन के साथ हम सब कुछ स्वीकार करते चले जाएंगे तो हमारे पुरखों ने भी यही किया था जो गलती आप कर रहे हैं। हमारे पुरखों ने इसी मौन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वीकार किया, हमारे पुरखों ने इसी मौन के साथ अंग्रेजों के व्यापार को स्वीकार किया, हमारे पुरखों ने इसी मौन के साथ अंग्रेजों के साम्राज्य को स्वीकार किया, हमारे पुरखों ने इसी मौन के साथ अंग्रेजी शासन व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। वरना यह कोई तर्क मेरे समझ में नहीं आता कि मुट्ठी भर अंग्रेज जिनकी संख्या मुश्किल से 50,000 थी वो 34 करोड़ लोगों के ऊपर 250 साल शासन कर गए, ये बात गले के नीचे उतरती नहीं। अंग्रेजों की सबसे बड़ी संख्या इस देश में थी सन 1942 और 1942 में अंग्रेजों की पूरी संख्या इस देश में 50,000 थी। बस 50,000 संख्या वाले अंग्रेज 34 करोड़ लोगों के ऊपर शासन करते रहे, ये बात गले के नीचे नहीं उतरती। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूं कि वो 34 करोड़ लोग अगर एक लाइन में खड़े होकर फूंक भी मार देते तो 50,000 अंग्रेज उसमें उड़ गए होते। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं ना, ऐसा हुआ नहीं। उन अंग्रेजों का मौन, उन अंग्रेजों का शासन पूरे मौन के साथ स्वीकार करते चले गए। और ये मौन जो होता है ये गुलामी का ही प्रतीक होता है। हमारे पुरखों ने अगर ठीक से मुंह खोला होता तो मजाल क्या कि अंग्रेज इस देश पर राज कर जाते, क्योंकि अंग्रेज जब राज करने आए थे तब उनके पास 300 साढ़े 300 सिपाही थे, ज्यादा सिपाही भी नहीं। और हमारे पास एक एक राजा के पास 18,000 हजार की फौजें थी। एक एक राजा चाहता तो अंग्रेजों को मार के भगा दिया होता, लेकिन चूंकि अंग्रेजों का इस देश में स्वागत करने वाले लोग मौजूद थे और अंग्रेजों की दोस्ती करने वाले लोग मौजूद थे, इस देश से गद्दारी करके अंग्रेजों से दोस्ती करने वाले लोग मौजूद थे, इसलिए अंग्रेज इस देश में टिक पाए और शासन कर पाए। वो आज भी
रानी का स्वागत करने वाले, विदेशी कंपनियों की तरफदारी करने वाले बहुत सारे लोग आज भी हैं इस देश में। उनकी कोई कमी थोड़ी। जिस तरह से उन लोगों को उस जमाने के समाज ने प्रतिष्ठा दे रखी थी, ऐसे ही लोगों को आज भी आपके समाजों में प्रतिष्ठा मिली हुई है। आजादी के 50 साल के बाद कोई आदमी ये लिख सकता है कि विदेशी कंपनियां इस देश के लिए बहुत जरूरी है, तो मैं मानता हूं कि ये मुर्दा समाज की निशानी है, ये मानसिक गुलामी की निशानी है कि 250 साल के इस देश का इतिहास पढ़ने के बाद भी ये समझ में नहीं आता कि अंग्रेज इस देश का भला कर रहे थे कि इस देश का सत्यानाश कर रहे थे। और दुर्भाग्य से आपको इतिहास भी वही गलत पढ़ाया गया। जिंदगी भर आप गलत इतिहास पढ़ते आए और उस गलत इतिहास के आधार पर गलत चीजें लिखी जा रही हैं और मानते हैं कि यही सही है, जो अंग्रेजों ने पढ़ाया वही सही मानते हैं इस देश में। असली इतिहास जब उनके सामने आता है तो बिलबिला जाते हैं, पचा नहीं पाते हैं, बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि असली इतिहास उनकी पोल खोलता है, और पोल ये खोलता है जिससे पता चलता है कि आप किस पाले में खड़े हैं, अंग्रेजों के पाले में खड़े हैं कि राष्ट्र के पाले में खड़े हैं। वही अंग्रेजियत का इतिहास, वही गुलामी का इतिहास पढ़ते पढ़ते आज हमारी दृष्टि भी गुलाम हो गई है कि हमको गुलामी दिखाई नहीं देती। हमको लगता है कि ये जो पिंजरा है गुलामी का, वो सोने का बना हुआ दिखने लगता, उसके कष्ट नहीं समझ में आते। और इसलिए नहीं समझ में आते कि एक एक घर में से एक एक कुर्बानी दी होती तो समझ में आता। हिंदुस्तान की आजादी की लड़त में कुर्बानी कितने लोगों ने दी, कितने घरों से कुर्बानी हुई? मुश्किल से 2-5 लाख घरों से कुर्बानियां हुई, और जिनके घरों से कुर्बानी हुई है उनको दर्द मालूम है आजादी का क्या है। जिन्होंने कभी कोई कुर्बानी नहीं दी अपने घरों से, वो जानते नहीं कि आजादी का दर्द क्या है। दुनिया के दूसरे देशों में जहां एक एक घर से एक एक कुर्बानी होने के बाद आजादी मिली है, उन देशों में आजादी का दर्द मालूम है कि क्या होती है आजादी। लेकिन हमारे देश में अगर ये कुर्बानी दी होती है एक एक घर से, तो हमको आजादी का दर्द मालूम होता कि आजादी होती क्या। और तब गलती से भी इस देश में अंग्रेजों का समर्थन करने वाले की हम जीत पकड़ सकते थे कि तुम क्या कर रहे थे, लेकिन हम उसको भी सुनते हैं और दूसरी तरफ दूसरे लोगों को भी सुनते हैं। ये हमारी नपुंसकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ऐसे ही पहले थे हमारे पुरखे। मैं बार बार यही मेरे दिल को खाया जाता है कि कैसे 350 अंग्रेज सिपाही हिंदुस्तान के एक एक राजा पर कब्जा करते गए और एक एक राजा अंग्रेजों का गुलाम होता चला गया। कैसे 50,000 अंग्रेजों के अधिकारी हिंदुस्तान के 34 करोड़ लोगों पर शासन करते गए और ये हिंदुस्तान 200-250 साल अंग्रेजों की गुलामी में फंसा रहा। एक ही कारण रहा होगा, हमारा मौन। और उस मौन के बारे में शायद ये कहा जाता है कि स्वीकृति ही मानी जाती है, मौन कभी अस्वीकृति का बनता नहीं है लक्षण। ज्यादा समय में तो स्वीकृति का ही लक्षण बनता है। और शायद अंग्रेजों को यही लगा होगा कि हिंदुस्तानी लोग तो मौन रहते हैं, ये कुछ बोलते नहीं है, जो बोल सकने की स्थिति में है वो अंग्रेजों का गुणगान करते हैं, तो जरूर इस देश में शासन करने का अच्छा मौका। और इसलिए उन्होंने शासन किया इस देश। आज भी महारानी को लगता है कि ये देश तो मौन है, कहीं कोई राजनीतिक पार्टी बोलती नहीं है, कहीं कोई आंदोलन चलता नहीं है। कुछ छुटपुट लोग हैं, कुछ बेवकूफ लोग हैं जो थोड़ा चिल्ला रहे हैं, तो ठीक है चिल्लाने दो, लेकिन समाज के बड़े लोग तो मौन है। तो मौन का मतलब क्या? उनकी स्वीकृति। तो रानी आई है हिंदुस्तान। पाकिस्तान में जाने की हिम्मत क्यों नहीं? पाकिस्तान में जाने की हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है? पाकिस्तान में जाने की हिम्मत इसलिए नहीं पड़ रही है कि वहां के मौलवियों ने फतवा जारी कर दिया कि रानी ने अगर कदम रखा यहां पर तो जिंदा वापस जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो डर लग गया, इसलिए वहां जाने का कार्यक्रम बदला जा रहा। हिंदुस्तान में तो किसी ने फतवा जारी नहीं किया। कभी कभी मैं कहता हूं हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जिनको अपनी अस्मिता और अपनी अस्मत का इतना ख्याल तो है, जिनके मन में अभी भी इतना जुनून तो बाकी है, अपने देश की अस्मिता के लिए इतना तो बाकी है कि वो चेतावनी दे सकते हैं। हमने तो ये चेतावनी देने की हिम्मत भी नहीं की। हिंदुस्तान में तो इतने एमएल ग्रुप्स हैं, उनमें से किसी ने भी चेतावनी देने की हिम्मत नहीं। और ये प्रश्न है जिनको अगर आप अपने दिल से नहीं पूछेंगे, अपने दिल में नहीं पूछेंगे और इन सवालों का जवाब नहीं ढूंढेंगे, तो आने वाले समय में ये देश वही दुर्दिन देखेगा जो अंग्रेजों के जमाने में इस देश ने देखे। जिस तरह से महारानी का स्वागत हो रहा है वो आने वाले समय का सूचक है। और शायद आपको एक जानकारी और दे दूं, अंग्रेजों ने बाकायदा इस देश में घुसने के लिए दरवाजा खोल के रखा। अंग्रेजों की सरकार जब यहां राज करती थी तो उन्होंने एक कानून बनाया
उस कानून का नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, और यह कानून बना था 1897 में। 1897 में यह कानून बना था तो अंग्रेजों की सरकार ने उस कानून में यह व्यवस्था की थी कि अंग्रेजों का कोई भी अधिकारी, अंग्रेजों का कोई भी नागरिक हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता, और अंग्रेजों का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता है, अंग्रेजी देश का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता है। उसके लिए उन्होंने कानून बनाया था और वो कानून 1897 में पारित हुआ था। वही 1897 का कानून आज भी इस देश में चल रहा है 1997 में। इसलिए मुझे समझ में आया कि ब्रिटेन की रानी को हिंदुस्तान में पासपोर्ट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि 1897 के अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के आधार पर कोई भी अंग्रेज व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता है, तो माने रानी हिंदुस्तान का नागरिक है। और उस कानून को चैलेंज करने की बात मैंने जैसे आदमी ने सोची कि इसको चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी कल मेरे इलाहाबाद के वकील ने कहा कि राजीव भाई उस कानून की आखिरी लाइन ये कहती है कि जो व्यक्ति इस कानून को चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में उसको 6 महीने की सजा हो जाएगी। माने अंग्रेजों ने इतनी चतुराई के साथ वो कानून बनाया कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस कानून को चैलेंज न कर सके। और उस समय कोई भी अंग्रेज आदमी को हिंदुस्तान की नागरिकता देने का अधिकार किसको होता था? अंग्रेजों का जो वॉयसराय होता था, बाद में गवर्नर जनरल होने लगा, तो वॉयसराय और गवर्नर जनरल कोई भी अंग्रेज आदमी को हिंदुस्तान की नागरिकता दे सकता था। आज क्या फर्क हुआ है? आज सिर्फ इतना फर्क है कि जो अधिकार वॉयसराय या गवर्नर जनरल को था वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को है, बाकी कोई फर्क नहीं। तो बात समझ में आ गई। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और महारानी का आपस में कुछ चला होगा, उन्होंने तय कर लिया कि मेरा नाम नीचे जाए तो क्या बांधा है, रानी का नाम ऊपर चला जाना चाहिए, और वो गया। और इसको इस देश की सरकार अपनी गलती नहीं मानती, वो मानते नहीं है कि हमने कोई गलती की, बल्कि जोर जबरी से कह रहे हैं कि ये ठीक ही किया है हमने। तो वो आप समझ लीजिए, अगर हिंदुस्तान की सरकार उसको ठीक मानती है तो इससे भी आगे की बात समझ लीजिए कि रानी इस देश की नागरिक है, और अगर रानी इस देश की नागरिक है तो कभी भी इस देश में राज करने के लिए वैसे ही तैयारी करेगी जैसे अंग्रेजों ने इस देश में राज करने की तैयारी की, क्योंकि कानून है, कानून से उनको इस देश का नागरिक बनने का हक है, और जब तक वो कानून इस देश में है विदेशी लोग नागरिक बन सकते हैं। मैं ये प्रश्न पूछता हूं कि जो लोग बांग्लादेश के नागरिकों को हिंदुस्तान का नागरिक मानने पर हंगामा करते हैं, वो रानी के प्रश्न पर हंगामा क्यों नहीं करते? क्यों चुप है वो? जो चटगांव की पहाड़ियों से आने वाले बांग्लादेशी नागरिक हैं, उनके हिंदुस्तान में नागरिक बनाए जाने पर हंगामा कर सकते हैं, वो सारे के सारे संगठन और पार्टियां मौन क्यों हैं? क्यों नहीं इस प्रश्न पर हंगामा कर रहे हैं? पार्लियामेंट में उनकी छोटी मोटी जमात नहीं है, बहुत बड़ी जमात है, और पार्लियामेंट के बाहर तो उनके पास इतने संगठन हैं, लेकिन सब मौन है, सब खामोश है। इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा, ऐसे लोगों को इतिहास कभी माफ नहीं करता। धृतराष्ट्र जब सभा में मौन था और धृतराष्ट्र के सामने सब कुछ चल रहा था, धृतराष्ट्र को इस देश के इतिहास ने कभी माफ नहीं किया है, और इन सबको मैं धृतराष्ट्र जैसा ही मानता हूं। धृतराष्ट्र तो फिर भी अच्छा था कि उसकी आंखें नहीं थी, अंधा था। इन सबकी तो आंखें होते हुए भी ये अंधे बनकर बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर। उसका अपराध तो माफ किया जा सकता है क्योंकि उसको आंखों से दिखाई नहीं देता था। इनका अपराध हम कैसे माफ कर सकेंगे? आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो कोई छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इतिहास बहुत निर्मम होता है। अगर सोवियत संघ में लेनिन जैसे आदमी को, जिसको एक जमाने में देवता माना जाता था, उस लेनिन की मूर्तियां तोड़ सकते हैं वहां के लोग, तो आने वाले समय में हिंदुस्तान का जो नया इतिहास लिखा जाएगा उसमें इन लोगों को भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि जब रानी आई थी तो तुम क्या कर रहे थे। 1961 की बात तो समझ में आती है कि कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी थी नहीं। 1997 की बात कैसे समझे? कांग्रेस तो आज इस देश में पार्टी ही नहीं है। कांग्रेस से ज्यादा शक्तिशाली पार्टियां तो दूसरी हैं, लेकिन सब खामोश हैं। क्यों? क्योंकि सत्ता की, कुर्सी की ऐसी अंधी दौड़ मची है, किसी को फुर्सत ही नहीं है ऐसे गहरे सवालों पर सोचने की और चिंतन करने की। किसी को फुर्सत नहीं। फुर्सत होती तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हंगामा हो गया होता, फुर्सत होती तो हिंदुस्तान की सड़कों पर आंदोलन हो गया होता,
फुर्सत होती तो हिंदुस्तान के गली गली गांव में रानी के विरोध में पोस्टर छप गए होते, क्योंकि छपते ही जब उनके अपने मतलब के इश्यूज होते हैं तो गांव गांव में पोस्टर छप जाते हैं, गांव गांव में पोस्टर बट जाते हैं। लेकिन इस बार नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, कहीं से कोई आदेश नहीं है। मैं एक एक से पूछ रहा हूं, तुम्हारे संगठन में ऊपर से कोई आदेश है? नहीं राजीव भाई, इस प्रश्न पर कोई आदेश नहीं। आपकी पार्टी में कहीं कुछ हो रहा? नहीं राजीव भाई, कोई बात भी नहीं हो रही है। क्या हो रहा और कैसे हम सब चुपचाप बैठकर सुने? ऐसे ही मौन से ये देश गुलाम हुआ था, वैसा ही मौन इस देश में पसरा हुआ। और रानी अकेले नहीं आई है, उसके साथ 100-150 विदेशी कंपनियों के अधिकारी आए। वो धनाधन इस देश की सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। विदेशियों को इस देश में खुली छूट है। हिंदुस्तान से रानी के आने के पहले भी विदेशियों को खुली छूट थी, रानी के आने के बाद तो और तेजी से हो गई। और रानी को हिंदुस्तान आने का निमंत्रण किस तरह से दिया गया था, उसका एक अंदाजा आप लगाइए। हिंदुस्तान का जो इस समय का वित्त मंत्री है, जिसका नाम है चिदम्बरम, ये 1996 में लंदन गया था। 2 अक्टूबर 1996 को लंदन में इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट दुनिया भर के अखबारों में छपा, हिंदुस्तान में भी छपा। क्या स्टेटमेंट दिया था? अंग्रेज आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हिंदुस्तान को 200 साल लूटने के लिए। ये वित्त मंत्री कह रहा, चिदम्बरम। अंग्रेज आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हिंदुस्तान को 200 साल लूटने के लिए। मैं आपको दोबारा निमंत्रण देने आया, आप अगले 200 साल के लिए फिर आइए और इस देश को लूट कर ले जाइए। देयर विल बी अ ह्यूज रिवार्ड फॉर यू, माने आपको बड़ा इनाम मिलेगा इस देश को लूटने के लिए। ये ओपन इन्विटेशन था हिंदुस्तान के वर्तमान वित्त मंत्री का 2 अक्टूबर 1996 को लंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसलिए रानी आई, इसलिए रानी के साथ ब्रिटेन के अधिकारी आए और इसलिए उन सारे अधिकारियों को इस देश में भेजा गया है ताकि हिंदुस्तान को लूट के लिए वैसे ही कब्जे में लिया जाए जैसे अंग्रेजों की सरकार ने इस देश को लूटने के लिए कब्जे में लिया। और एक बात और जान लीजिए कि अंग्रेज हिंदुस्तान में सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं आए थे। बहुत लोगों को यह गलतफहमी है, मुझको भी गलतफहमी है, क्योंकि इतिहास ही गलत लिखा गया। हमारे इतिहास में यह लिखा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए। लेकिन अभी मेरे पास जो दस्तावेज मिले हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आए नहीं थे। व्यापार तो बहाना था, वो असलियत में हिंदुस्तान को ईसाई बनाने के लिए आए थे। और ये बात मुझे कहां से पता चली? ये बात मुझे पता चली सन 1813 का लंदन की पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स का एक दस्तावेज मेरे पास है, जिसको मैं अभी छापने वाला हूं। मेरी एक पुस्तक आ रही है, उसका नाम है आजादी के 50 साल या गुलामी के 500 साल। उसमें ऐसे में 5000 से ज्यादा दस्तावेज छापने जा रहा हूं। उनमें से वो एक दस्तावेज है, और वो दस्तावेज क्या है? 24 जून सन 1813 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक डिबेट चल रही है। और डिबेट क्या है? डिबेट का टाइटल है हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया, हिंदुस्तान को क्रिश्चियन कैसे बनाया। और उसी डिबेट का एक दूसरा हिस्सा है जिसको कंक्लूडिंग पार्ट कहते हैं, कंक्लूडिंग डिबेट कहा जाता है। वो डिबेट का दूसरा हिस्सा है हाउ टू प्रोपेगेट क्रिश्चियन रिलीजन इन इंडिया। दोनों एक ही मतलब रखते हैं, हाउ टू प्रोपेगेट क्रिश्चियन रिलीजन इन इंडिया एंड हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया। दोनों का मतलब एक ही, हिंदुस्तान को ईसाई कैसे बनाया जाए और हिंदुस्तान में ईसाई धर्म कैसे फैलाया जाए। तो 1813 में 24 जून को ब्रिटेन के पार्लियामेंट में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि हिंदुस्तान को क्रिश्चियन बना लिया जाए। और हिंदुस्तान को क्रिश्चियन बना लिया जाए, जब यह प्रस्ताव पारित होता है तो मेरे जैसे लोगों के कान खड़े हो गए हैं जब से मैंने वो प्रस्ताव पढ़ा कि इस देश में अंग्रेज क्या व्यापार करने आए थे? इस देश में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी माल बेचने के लिए आई? व्यापार करने आए नहीं थे, माल बेचने आए नहीं थे। व्यापार बहाना था, माल बेचना बहाना था। क्योंकि अगर वो सामने से आके आपको कहते कि हम आपको ईसाई बनाने के लिए आए हैं तो शायद आप अपना दरवाजा बंद कर देते। इसलिए वो पहले तराजू लेकर आए थे इस देश में, पहले तराजू लेकर घुसे थे, उसके बाद उन्होंने इस देश में अपना असली रूप दिखाया। और वो डिबेट जब पारित हुई है तो उस डिबेट के समर्थन में 89 वोट्स पड़े हाउस ऑफ कॉमन्स, और 89 वोट से वो डिबेट पारित हुई, बहस पूरी हुई। उसके बाद अंग्रेजों की पॉलिसी बनी और उस पॉलिसी का मूल वाक्य ये था कि हिंदुस्तान को ईसाई बनाना है
और बाद में अंग्रेजी पार्लियामेंट में जब वो डिबेट पूरी हो रही है तो जितने एमपीज ने डिबेट के समर्थन में वोट दिया, सबके भाषण है, 80 पन्ने का डॉक्यूमेंट है मेरे पास, सबके भाषण है और हर एमपी का भाषण एक ही बात कह रहा है कि हमारा मूल उद्देश्य हिंदुस्तान को ईसाई बनाने का है, ना कि व्यापार करने का। तो उसमें बात क्या चल रही है वो समझ लीजिए, तो आज आपको समझ में आ जाएगा महारानी का हिंदुस्तान में आना। बहस ये चल रही है कि हिंदुस्तान को क्रिश्चियन बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश को आसानी से क्रिश्चियन नहीं बनाया जा सकता। तो क्या करना पड़ेगा? तो एक एमपी समझा रहा है कि हमको चरणबद्ध तरीके से, माने स्टेप बाय स्टेप बड़ी लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और लंबी प्लानिंग क्या होगी? हिंदुस्तान को तब तक ईसाई नहीं बनाया जा सकता जब तक हिंदुस्तानी प्रजा का सत्यानाश न किया जाए, हिंदुस्तानी प्रजा को बर्बाद न किया जाए। और हिंदुस्तानी प्रजा को बर्बाद करना क्यों जरूरी है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक एमपी कह रहा है इसलिए जरूरी है कि हिंदुस्तानी प्रजा को आप जब तक गरीब नहीं बनाएंगे, बेरोजगार नहीं बनाएंगे, तब तक ये ईसाई बनने को तैयार नहीं होगी। और वही एमपी कह रहा कि जब यहां की प्रजा गरीब हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएगी, तो गरीब आदमी का बहुत आसानी से धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है। उसको पैसा देकर धर्म परिवर्तन कराया जा सकता, उसको किसी और तरीके के लालच में देकर धर्म परिवर्तन कराया जा सकता। आज भी इस देश में जितना धर्म परिवर्तन चलता है वो आप देख लीजिए सबसे गरीब आदिवासी इलाकों में ही चलता है, क्योंकि गरीब आदमी बहुत आसानी से धर्म बदलने को तैयार हो जाता है, पेट की आग उसको मजबूर करती है। और उस जमाने की ये पॉलिसी थी अंग्रेजों की सरकार की। तो जब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हिंदुस्तानी प्रजा को गरीब बनाना है, बेरोजगार बनाना है, ताकि हमारे रास्ते में धर्म परिवर्तन का जो काम है वो आसानी से चलता रहे, तभी उन्होंने ये फैसला भी किया था कि हिंदुस्तानी प्रजा को बर्बाद करने के लिए बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया जाए, हिंदुस्तानी इकोनॉमिक सिस्टम को बर्बाद किया जाए। और हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद किया जाएगा? तब एक एमपी है जो जवाब दे रहा है कि बहुत आसान है, ये बहुत आसान काम है। और ये कैसे हो जाएगा? तो वो एमपी कह रहा है कि हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी को हम आदेश देंगे कि वो हिंदुस्तान में फ्री ट्रेड करे। तो एक दूसरा एमपी पूछ रहा व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड? तो एक एमपी जवाब दे रहा कि फ्री ट्रेड का माने जब ब्रिटेन का माल हिंदुस्तान के गांव-गांव में बिकना शुरू हो जाएगा और हिंदुस्तानी माल बिकना बंद हो जाएगा, तब होगा फ्री ट्रेड। दूसरा माने वो समझा रहा है कि फ्री ट्रेड का माने क्या? हिंदुस्तान का कच्चा माल हिंदुस्तान से इंग्लैंड आएगा और इंग्लैंड में वो पक्का माल बनेगा और उसके बाद वापस हिंदुस्तान में बिकेगा, तब होगा फ्री ट्रेड। तो फिर वो एमपी पूछ रहा कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है? तो जवाब दिया जा रहा है उसको कि इसका बहुत आसान तरीका है, ब्रिटेन का जितना माल हिंदुस्तान में बिकता है उस सबको टैक्स फ्री कर दो और हिंदुस्तानी कंपनियां जितना माल बनाती हैं उस पर टैक्स लगा दो। तो हिंदुस्तानी कंपनियों पर टैक्स लगाते चले जाओ तो हिंदुस्तानी कंपनियों का माल महंगा होता चला जाएगा और ब्रिटेन की कंपनियों का माल टैक्स फ्री कर दो तो वो सस्ता हो जाएगा। तो ब्रिटेन का माल जब सस्ता हो जाएगा तो गांव-गांव में ब्रिटेन का माल बिकेगा और हिंदुस्तानी कंपनियों का माल जब महंगा हो जाएगा तो गांव-गांव में हिंदुस्तानी कंपनियों का माल बिकना बंद हो जाएगा। तो ये पॉलिसी उन्होंने चलाई जिसका नाम उन्होंने रखा फ्री ट्रेड। और उस फ्री ट्रेड के लिए बाकायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर इशू किया गया, जिस चार्टर का नाम ही था चार्टर फॉर फ्री ट्रेड। और अंग्रेजों के फ्री ट्रेड का माने क्या था कि अंग्रेजों का माल, ब्रिटेन का माल हिंदुस्तान में टैक्स फ्री हो जाए और हिंदुस्तानी कंपनियों पर टैक्स लगाकर उनका माल महंगा बना दिया जाए। तो अंग्रेजों की सरकार ने हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्स लगाना शुरू किया। सबसे पहले हिंदुस्तानी व्यापारियों पर अंग्रेजों की सरकार ने जो टैक्स लगाया उसका नाम था उत्पाद का कर, एक्साइज टैक्स। माने जो व्यापारी माल पैदा करते हैं कारखानों में उस माल के उत्पादन पर कर लगाओ, तो उसको अंग्रेजों ने नाम दिया सेंट्रल एक्साइज टैक्स। उसके बाद अंग्रेजों ने तय किया कि जो माल कारखाने में बनता है और बाजार में बिकने के लिए जाता है तो माल की बिक्री पर भी कर लगाओ। अंग्रेजों ने उसका नाम दिया सेल्स टैक्स। तो कारखाने में माल पैदा हो उसके उत्पादन पे कर और माल जब बिक रहा है तो उसकी बिक्री पे कर और उसके बाद उस माल की बिक्री से जो आमदनी होगी उस पर भी टैक्स। उसका नाम उन्होंने रखा इनकम टैक्स।
और उसके बाद चौथा टैक्स लगाया अंग्रेजों की सरकार ने कि हिंदुस्तान के व्यापारी एक गांव से दूसरे गांव में जो माल ले जाते हैं उस माल के ट्रांसपोर्टेशन पर टैक्स लगाओ। तो अंग्रेजों की सरकार ने 2 टैक्स लगाए, एक तो ऑक्ट्रॉय का टैक्स और दूसरा टोल टैक्स। और ये 5-5 कर लगा दिए हिंदुस्तान के व्यापारियों पर। नतीजा क्या निकला? हिंदुस्तान की कंपनियां जो माल पैदा करती थी वो बहुत महंगा हो गया और ब्रिटेन का जितना माल हिंदुस्तान में आता था वो सब टैक्स फ्री हो गया। हिंदुस्तानी कारखाने बंद हो गए और हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए, गरीब हो गए, भुखमरी आई इस देश में और अंग्रेजों की राज्य व्यवस्था इस देश पर मजबूती से काबिज हुई। दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो 5 टैक्स के कानून अंग्रेजों की सरकार ने इस देश में चलाए थे वो आजादी के 50 साल के बाद भी इस देश में चल रहे हैं। सेंट्रल एक्साइज टैक्स आज भी लगता, सेल्स टैक्स आज भी लगता, इनकम टैक्स आज भी लगता, ऑक्ट्रॉय टैक्स आज भी देना पड़ता और टोल टैक्स आज भी देना पड़ता। हिंदुस्तान की कई राजनीतिक पार्टियों को मैं जानता हूं जिन्होंने चुनाव जीतने के पहले ये वायदे किए थे कि हमको आप एक बार सत्ता में पहुंचा दीजिए, हम टोल टैक्स खत्म कर देंगे, ऑक्ट्रॉय टैक्स खत्म कर देंगे। और कई पार्टियों ने तो ये भी कहा था कि हम सेल्स टैक्स खत्म कर देंगे। लेकिन उन सारी पार्टियों को आपने सत्ता में पहुंचाने के बाद देखा है एक भी पार्टी ने ना टोल टैक्स खत्म किया, ना ऑक्ट्रॉय खत्म किया और ना सेल्स टैक्स खत्म किया है। क्या चाहती हैं ये पार्टी? जैसे अंग्रेजों की सरकार ने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया था वैसे ही बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग। मैं ये प्रश्न अपने आप से भी पूछता हूं और आपसे भी पूछता हूं कि अगर 1947 में मान लिया जाए कि ये देश आजाद हो गया तो अंग्रेजों के बनाए हुए वो टैक्स के कानून क्यों चल रहे हैं इस देश में आज? अंग्रेज चले गए अगर 1947 में तो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून भी खत्म हो जाने चाहिए थे 1947 में, वो क्यों नहीं खत्म हुए? और आप में से शायद कुछ लोगों को याद होगा अंग्रेज इस देश में जब इनकम टैक्स लगाते थे तो इनकम टैक्स की उनकी रेट थी 97%। 100 रुपए की इनकम पर अंग्रेज सरकार 97 रुपए का इनकम टैक्स वसूलती। 97% इनकम टैक्स लगता था इस देश। और आजादी आई 1947। 1947 के 20-25 साल बाद तक 1970-1972 तक इस देश में 97% इनकम टैक्स लगता रहा, चलता रहा। क्यों चलता है? अंग्रेज तो चले गए 1947 में, तो 97% वाला इनकम टैक्स का रेट 1947 में खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन 1947 में नहीं, 1970-1972 तक वो चलता रहा इस देश में। क्यों? इसलिए कि आप आजाद नहीं। आप आजाद होते तो वो खत्म हो गया होता। आप में आजादी आई कहां? आपने आजादी ली कहां? आप तो वैसे ही गुलाम है जैसे अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। कानूनों के तहत आपको गुलाम बनाया था, उन्हीं कानूनों से आज भी आप संचालित हो। कैसे कहें कि ये देश आजाद हो? और उस जमाने में जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट अंग्रेजों ने बनाया, उस टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारियों की ट्रेनिंग होती थी, उन अधिकारियों की ट्रेनिंग के समय उनको कहा जाता था, एक नीति वाक्य चलता था अंग्रेजों का। अंग्रेजों के जमाने में जितने टैक्सेशन कलेक्शन के ऑफिसर होते थे जो टैक्स वसूल करने का काम करते थे, चाहे इनकम टैक्स के हो, चाहे सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के हो, चाहे ऑक्ट्रॉय के हो, चाहे जिस डिपार्टमेंट के, उन सारे अधिकारियों को एक बात कही जाती थी और याद कराई जाती थी कि आप रेवेन्यू कलेक्शन करें या न करें, टैक्स वसूलें या न वसूलें, आपका मूल काम है हिंदुस्तानी व्यापारियों को इतना परेशान करिए कि वो अपना व्यापार बंद कर दे ताकि अंग्रेजों का व्यापार चले इस देश में। इस डिपार्टमेंट के उन सारे अधिकारियों को एक बात कही जाती थी और याद कराई जाती थी कि आप रेवेन्यू कलेक्शन करें या न करें, टैक्स वसूलें या न वसूलें, आपका मूल काम है हिंदुस्तानी व्यापारियों को इतना परेशान करिए कि वो अपना व्यापार बंद कर दे ताकि अंग्रेजों का व्यापार चले इस देश में। ये सिखाया जाता था। और ये ट्रेनिंग जो अंग्रेजों के जमाने में टैक्सेशन के डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दी जाती थी, वही ट्रेनिंग आज भी चालू है। और आज भी अधिकारियों को यही सिखाया जाता है कि आप टैक्स वसूल कर पाए या न कर पाए, लेकिन आप व्यापारियों को, पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को इतना परेशान करिए कि वो मजबूर होकर अपने कारखाना बंद कर दें। ये अंग्रेजी सरकार की नीति थी, वही नीति इस देश में आज भी चलती। और आप बताइए, आप में से जो भी आदमी कारखाना चलाता है, आप बताइए एक्साइज वाले आपको परेशान करते हैं कि नहीं करते?
आप बताइए इनकम टैक्स वाले आपको परेशान करते हैं कि नहीं करते? आप बताइए आपको सेल्स टैक्स वाले परेशान करते हैं कि नहीं करते? ऑक्ट्रा वाले परेशान करते हैं कि नहीं करते? टोल टैक्स वाले परेशान करते हैं नहीं करते? ये व्यापारियों को परेशान करने की नीति अंग्रेजों ने बनाई थी, वही नीति हिंदुस्तान में आज भी चल रही है आजादी के 50 साल के बाद। कैसे माने कि देश आजाद? हिंदुस्तान में एक राजा था जिसका नाम था चंद्र